नमस्ते धर्मेंद्र भाई साहब, कैसे हो? नमस्कार आर्यन जी, आप कैसे हो? बड़े दूर से आए हो आज। हाँ बिल्कुल, आपसे बात करनी थी। आप पूरे हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पे घूम चुके हो, तो आपके साथ एक सीट बाय सीट एनालिसिस बहुत आपका बढ़िया। जानना था। लेकिन सीट बाय सीट पे थोड़ा आएंगे सेकंड हाफ में। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ ओवरऑल जो आपको दिख रहा है, बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी इस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ थी। जी, क्या आपको लग रहा है उसका कुछ असर सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी पड़ा है और इस चुनाव में वो थोड़ा सा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कम से कम हरियाणा में तो दिख रहा है। हरियाणा में आज से 3 महीने पहले जब चुनाव की बात होती थी तो ऐसा कहते थे कि एक सीट ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस जीत सकती है, 9 तो बीजेपी जीतेगी। फिर वो 2 सीट हुई और अब 6 सीटों पे बहुत कड़े मुकाबले हैं। अच्छा। इसमें कई सारे फैक्टर काम किए हैं हरियाणा में। एक तो चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर जी को हटाना, फिर नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनना। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा खड़ाऊ सरकार चलाना। हरियाणा में बहुत किस्से इसको लेके बन चुके हैं कि इवन मुख्यमंत्री को ही नहीं पता कि वो मुख्यमंत्री है। वो कहता है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। हरियाणा में ऐसे पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री के रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री का वार्ड सबसे ऊपर लगता है, नाम उद्घाटन होते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके आपको हरियाणा में एक, आप चाहे किसी कम्युनिटी से संबंधित रखते हो, आपने एक चीज़ देखी होगी, हरियाणा के लोग कमज़ोर नेतृत्व तो सहन नहीं करते कभी भी। अगर किसी घर में बाबू भी थोड़ा लचीला सा हो तो वहाँ पे फिर उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। वो जब परिवार में बैठता है तो लोग कहते हैं ये तो लुगाई ते डर है। इस तरह का कल्चर है हरियाणा में। तो मनोहर लाल जी ने, अगर वास्तव में कोई बीजेपी हाईकमान ये चाहता था कि उनको बदलना बहुत ज़रूरी है, तो उनको बदलने के साथ ये बदलाव दिखाना भी बहुत ज़रूरी था। एक्स सीएम को हटा के एक्स सीएम को ही पावर देना कहीं ना कहीं एक रणनीतिक गलती हुई है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस में मनोहर लाल खट्टर जी को अगर आप देखें, एक उनका आकलन आप करें, मैं कभी किसी दौर में मुझे लगता था कि वो हरियाणा में कुछ बदलने के लिए आए हैं। पर अब मुझे अफसोसजनक तरीके से ये कहना पड़ता है कि जैसे दूसरे मुख्यमंत्री थे, वो जैसे हुड्डा साहब थे या चौटाला जी थे, वैसे ही खट्टर साहब, कोई फ़र्क नहीं है इन लोगों में। हरियाणा के डेवलपमेंट, एक विज़न जो होना चाहिए पूरे प्रदेश को लेके, वो खट्टर साहब में कहीं दिखाई नहीं दिया। बातें बहुत अच्छी करते हैं जैसे बीजेपी के दूसरे लोग करते हैं, ऐसे मनोहर जी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मनोहर बातें कर। हाँ, मनोहरी बातें करेंगे। ग्राउंड पे आओगे तो आपको सब्जी रो गुड़ गोबर वो कर देंगे। फिर दूसरा, उनके साथ वो, उनमें और हुड्डा जी में बहुत समानता है। अच्छा। हाँ, हुड्डा साहब के पहला टर्म आप देखो, बहुत लोकप्रिय थे वो, और उस दौरान यूनिवर्सिटी खोली, बहुत काम उन्होंने किए। मनोहर जी रोड भी बनाए कितने? रोड बनाए, पूरा हरियाणा हाईवे बिछा दिया, बहुत काम किए उन्होंने पहले टर्म में। पहले टर्म में मनोहर जी ने भी बहुत अच्छे काम किए। एजुकेशन ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आए जो हरियाणा के लिए एक नई बात थी। नौकरियों में पारदर्शिता की बात आई तो काफ़ी हद तक उन्होंने उसको भी फॉलो किया और नौकरियां दी भी। कहीं कहीं जाते हैं तो गांव में ऐसे बच्चे मिल जाते हैं बिल्कुल। कि हमने तैयारी करके लगे हैं। कोचिंग सेंटर खुल गया हरियाणा में। और वो एक बड़ा फैक्टर था कि मनोहर जी की एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी 40 सीटें फिर भी आ गई। वो एक चमत्कार भी था कि इतना कमजोर सीएम जो दिखता था, हाँ, उसके बावजूद 40 सीटें आ। 40। और उस चमत्कार में सबसे बड़ा ये जो योगदान था, एक्चुअली क्या था, एंटी इनकम्बेंसी तो उस समय बहुत प्रबल थी, लेकिन उस समय एक खिलाड़ी मैदान में था जिसका नाम था दुष्यंत चौटाला। लोगों को लगता था चौधरी देवीलाल का प्रतीक है, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करता था वो। और जहाँ पे लोगों को लगा कि दुष्यंत का कैंडिडेट मौजूद है तो उसको वो जिता दिया, जहाँ लगा कांग्रेस का है तो कांग्रेस से जिता दिया। लेकिन इस बीच में फ़ायदा, त्रिकोणीय मुकाबले जहाँ भी होंगे वहाँ बीजेपी नहीं जीतेगी। वहाँ जीतेगी। सीधा मुकाबला जहाँ होगा वहाँ बीजेपी हारती है, अगर हारेगी तो वो दुष्यंत चौटाला ने बड़ा योगदान दिया। और खट्टर का आपको याद होगा, वो नारे लगाते थे कि ब्याह खट्टर का और दूल्हा मोदी बना दिया, या इनको जमुना पार भेज दूंगा। वो एक लहर उन्होंने पैदा की हरियाणा में, और वो लहर का फ़ायदा मिला। और फिर वो जाके मनोहर जी के साथ ही उन्होंने सरकार बनाई। और ये जो 4.5 साल हैं, आज भी मनोहर जी कहते हैं मैंने पर्ची खर्ची बंद की,
या मैंने ट्रांसफ़र पॉलिसी बात की, इन 4.5 साल का इनके पास काम ही नहीं है गिनाने को। अच्छा, ये चुनाव अब भी 2014 वाली पोजीशन पे लड़ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण जो भाजपा के लोग हैं वो ये गिनाते हैं कि जितने भी महकमे थे जी, जो महत्वपूर्ण थे, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो या और कोई हो, वो सारे के सारे दुष्यंत के पास थे। और एक बहुत बड़ा कारण जो काम नहीं करवा पाने का और सरकार में जो कमजोरी आई कि लोगों के काम नहीं हुए और ना डेवलपमेंट के काम हुए ना कार्यकर्ताओं के, तो भूल ही जाओ, वो तो इन्होंने पहले ही प्रथा खत्म कर दी थी। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो थोपा जाता है दुष्यंत के ऊपर, जेजेपी के ऊपर। क्या आपको लगता है वो एक कारण था, या दूसरे टर्म में जैसे हुड्डा साहब हो गए थे वैसे ही खट्टर साहब भी, कोई भी आता दूसरी बार, ये बस दूसरा ये काम हुआ है कि लगातार दूसरी बात छूट गई मेरी। अब ठीक है, आपने याद दिला दिया। हाँ, हुड्डा साहब का पहला टर्म अच्छा रहा, ऐसे ही खट्टर साहब का रहा, लेकिन दूसरा टर्म आते आते हुड्डा साहब क्या पुराने रोहतक में सिमट गए। नौकरियां भी यहीं दूंगा, काम भी यहीं कराऊंगा, इशारों वाले रुके मार रहे, जीटी रोड पर काम ही नहीं हुए कहीं पे। लेकिन क्या उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने सोचा भाई मैंने पहली टर्म में सारे काम करवाए, सब जगह काम करवाए, सब जगह यूनिवर्सिटी खोली, है ना, लेकिन वोट तो इन्होंने दिए जो 40, इनकी भी 40 आई थी। हाँ 40 है, तो वो 40 ज्यादातर तो यहीं से आई थी, पुराने रोहतक से आई। सोनीपत, झज्जर, रोहतक। इसके बावजूद जब आप किसी स्टेट के हेड होते हैं, मुझे लगता है कि चुनाव जीतने तक तो आप कास्ट समीकरण लगाइए, आप क्षेत्रों के समीकरण लगाइए, आप सब कुछ करिए, पर जब आप किसी स्टेट को हेड कर रहे हैं, उसको लीड आपको करना है, तो फिर ये जाति की बातें, क्षेत्र की बातें आपको साइड रखनी चाहिए। इतना सा हरियाणा है अपना, इसमें लैंग्वेज के आधार पे 8 भाषा क्षेत्रों में हमने बांट दिया, क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया, रहन सहन के हिसाब से बांट दिया कि मैं यहाँ से निकलूँगा पूरे दिन में पूरा हरियाणा घूम के आ जाऊँगा। बिल्कुल। कुछ मतलब इन पॉलिटिशियन में शर्म लिहाज है कोई है? मतलब अपने फ़ायदे के लिए आप एक चीज़ देखो कि हमारे गांव में ताऊ है मेरा, राम कुमार खाती, दुनिया नून किन हो जाओ, मेरा ताऊ मेरे साथ है। मेरा ताऊ होता था पंडितों में, जिनका इंदर सिंह नाम था, उनका बेटा बाद में है, पहले मैं हूँ। ऐसा हमारा हरियाणा था। मनोहर लाल जी ने अगर मेरिट डिमेरिट की बात की जाए, हरियाणा के इतिहास का सबसे खराब मुख्यमंत्री मैं उनको इस लिहाज से नहीं बताऊंगा कि उन्होंने काम नहीं किए। काम की हमने ज़्यादा सी जरूरत भी नहीं है, हम काम तो अपने खुद कर लेंगे। उन्होंने हरियाणा को कास्ट के हिसाब से जो जातिगत जहर इस हरियाणा में उन्होंने घोड़ा है। आप देखो 200 साल का इतिहास उठा लो, तैमूर लंग 5 रुपये देता था एक जाट के सिर के यहाँ पे, और नाम था जाट का, ट्राइबल जातियाँ थी, सारी खेती करती थी, उसमें कोई पूछ के काटता था कि तू खाती है, तेरा सिर काटूंगा या नहीं काटूंगा, जो फंस गया उसे काट के तैमूर लंग को पेश कर देते थे। तब भी हमने इस हरियाणा को साथ मिल के बचाया और बनाया, लेकिन इस हरियाणा में कभी जातीय दंगे नहीं हुए। 2016 में रोहतक जला, सोनीपत जला, झज्जर जला। क्यों जला? क्योंकि मनोहर लाल जी और उनके इर्द गिर्द रहने वाले जवाहर यादव टाइप के जो लोग थे, राजकुमार सैनी जैसे जो लोग थे, उसमें यशपाल मलिक जाट लीडर भी था, इन सब लोगों ने मिलके हमारे हरियाणा को कलंकित किया, हमारे हरियाणा को बर्बाद किया इन लोगों ने, और जो जातीय ताना बाना हमारा था उसको इन्होंने बिल्कुल तोस कर दिया। आज हम वोट डाल रहे हैं जातियों के आधार पर। आप एक बात बताओ, चौधरी बंसी लाल जी हरियाणा के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री थे। उनका सरनेम भी अब भी लोगों को, आप किसी से पूछोगे नहीं पता मिलेगा कि वो लेगा गोत्र के जाट थे। उन्होंने हरियाणा का डेवलपमेंट किया। उन्होंने सड़कें ये सोच के नहीं बनाई कि मैं ब्याणी में बनाऊंगा या फिर मैं लोहारों में बनाऊंगा। उन्होंने सड़कें बनाई पूरे हरियाणा में, हर गांव को सड़क से जोड़ा, हर गांव को बिजली से जोड़ा, जहाँ पानी नहीं था पानी पहुँचाया, जहाँ नहरें नहीं थी नहरें पहुँचाई। इसलिए चौधरी बंसीलाल का आज भी सम्मान है। ये सारे चीफ मिनिस्टर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास विजन था, उसको पता था कि मुझे हरियाणा को बदलना है। ये लोग वो लोग हैं जिनके पास विजन नहीं है, विजन लेस लोग हैं। मनोहर लाल खट्टर जी के पास भी कोई विजन नहीं था। वो मुख्यमंत्री केवल इसलिए बने क्योंकि मोदी जी से उनकी दोस्ती थी, हरियाणा में बीजेपी की लकीली सरकार आ गई थी,
वो रहे हैं, दुर्भाग्य से 9.5 साल रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। आज भी किराने के लिए उनके कोई पास कोई काम नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की आप अगर बात करो, वो कहते हैं कि हमने पर्ची खर्ची के बिना नौकरी दी। अच्छी बात है, कितनी दी? सेकंड टर्म में तो मेरे ख्याल से कुछ दिया ही नहीं गया, तो कोर्ट में सारा कैंसिल हो गया, या तो पेपर लीक हो गए, मतलब हर दूसरा पेपर तो लीक हुआ है। बेरोजगार बारात निकाल रहे हैं, 56-57 की ये भर्ती ही नहीं कर पाए। आप इतने ऐसे लोग हैं। ये इस सरकार में क्लर्कों ने का आंदोलन किया, और वो आंदोलन इनकी ही इकाई है भारतीय मजदूर संघ RSS की, उसके नेतृत्व में किया। उन लोगों को भी इन्होंने उनकी जो वेतनमान की बात थी वो नहीं मानी, 45 दिन तक बैठे रहे। OPS को लेके इन्होंने आज तक कुछ भी कोई समाधान नहीं हुआ। किसानों को लेके इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बहुत बड़े बड़े सेगमेंट नाराज है, लेकिन उन्होंने कुछ किया, ये किया जातीय आधार पर हरियाणा पे डिवाइडेशन करो। आप देखो, कोई बात हुई, इनका जवाहर यादव एक वीडियो बना के डाल देता, अग्रवाल नहीं हारना चाहिए। तू कहाँ का है भाई? दिल्ली के लोग आए हुए ये बताते हैं कि अग्रवाल नहीं हारना चाहिए। ये दिल्ली से? हाँ, जवाहर यादव। हाँ। अच्छा। ये लोग बताते हैं कि हरियाणा नहीं हारना चाहिए। आप हरियाणा को जानते हो? कितना हरियाणा जानते हो? ये टॉक्सिक लोग हैं। मैं कहता हूँ खट्टर साहब को आजीवन आप मुख्यमंत्री बना दो, पर एक एहसान कर दो, उनसे ये सार्वजनिक माफ़ी मांग दो कि हमने अपनी राजनीतिक लाभ के लिए पूरे हरियाणा को जातियों में बांटा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब जैसे ये आपने 2016 के जो आंदोलन हुआ था, जिसमें ये बहुत सारे राइट्स हुए, जातीय हिंसा हुई, तो उसमें जो बीजेपी वाले हैं और जो एक नैरेटिव बन गया है 35 वर्सेस 1 का, उसमें सबसे ज़्यादा ब्लेम किसको दिया जाता है? उसमें तो कहा जाता है कि भाई रोहतक किसने जलाया, रोहतक हुड्डा ने जलाया। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे नहीं है ये नैरेटिव। ये सक्सेसफुल नैरेटिव जो बीजेपी एस्टेब्लिश करने में हुई है, ये एक तो नॉन जाट्स में तो हुई ही है, और नेशनल लेवल पे भी जो ज़्यादा जानते नहीं हैं हरियाणा को, उनमें भी ये एक माहौल है कि भाई जो कारण था रोहतक जलने का, वो हुड्डा था। रोहतक जलने का ये उसी तरीके की बात होगी सर कि तगड़ा मारे ना रोन भी नहीं दे आदमी। इनका सांसद राजकुमार सैनी, रोशनलाल आर्य इनका नेता, जनसभाओं में बीजेपी जाटों के खिलाफ जहर उगलता घूम रहा था। मनोहर लाल खट्टर उसके साथ बंद कमरों में मीटिंगें करते थे। जब सांप्रदायिक ताना बाना किसी समाज का बिगड़ता है, उसकी कहीं तो शुरुआत होती है। जब एक यशपाल मलिक जैसे लोग आके जाटों को भड़का रहे थे, यहाँ पे सरकार किसकी थी? कौन हेड कर रहा था उस सरकार में? राजा कौन था? राजा का काम है कि प्रजा सही रास्ते पे चले। ये तो वही ब्लेम हो गया ना कि मैं राजा हूँ और ब्लेम कर रहा हूँ दूसरे राजा को, जो हारा हुआ राजा है, कि तुम्हारी वजह से शासन नहीं चला। अरे तुम्हारा काम क्या है? शासन चलाना तुम्हारा काम है भाई। तुम इस प्रदेश को लीड कर रहे हो, तुम ऐसे लोगों को पनपने क्यों देते हो जो हमारे प्रदेश का सांप्रदायिक ताना बाना खराब कर रहे हैं? अगर हुड्डा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था तो आपने पकड़ के हुड्डा को जेल में क्यों नहीं डाला? किसने रोका था? आपने राजकुमार सैनी को उसी समय अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाला? उनके ऊपर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का केस दर्ज क्यों नहीं किया? किसने रोका था? अगर हुड्डा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आप उसको जेल में डालिए ना, क्यों नहीं डाल रहे? प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आप उजागर करो। वो तो पढ़ी है, आपने पढ़ी? एक हिस्सा, 2 हिस्से हैं उसके, एक हिस्सा तो इन्होंने प्रकाशित ही नहीं किया। नहीं, मैंने अभी प्रकाश सिंह जी का इंटरव्यू लिया था। हाँ। उन्होंने तो खुल के बोला है कि कौन कौन जिम्मेवार था, वो बता ही दिया है। ये तो ये अगर मैं तो अच्छा आदमी हूँ, ये देश बुरा है, लोग बुरे हैं, जाट ये हैं, नॉन जाट ये है, फलाना। अरे राजा हो भाई आप, आपके पास ताकत है। जो समाज को बांटने की बात कर रहा है, आप उसको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। जो जाट समुदाय है या कांग्रेस है या हुड्डा है, वो क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे कि भाई ये दोषी है, उसके हम दोषी नहीं है, ये जहर फैलाने के? जाट समुदाय क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहा है? अब हरियाणा है ना सर, उन चीज़ों से आगे बढ़ चुका है। वक्त है ना, हर जख्म का मरहम है। 2016 में जो हुआ, आज हम बात कर रहे हैं 24 में, वो जख्म धीरे धीरे करके लोगों ने भर लिए हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं उन चीज़ों से। इसलिए हम भी जर्नलिस्ट होने के नाते एक समाज का दायित्व निभाते हो, हम भी इन चीज़ों पे बहुत खुल के बात नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यार जख्म करो देंगे तो वो बातें निकलेंगी लोगों के दिल से। लेकिन उसका अल्टीमेटली आप ये देखिए कि फ़ायदा किसका हुआ?
जातियों में डिवाइडेशन का फ़ायदा किसने उठाया है? इन्हीं की सरकार की वजह से जो कुछ भी हुआ उसका अधिकतम फ़ायदा किसको मिल रहा है? लाभार्थी कौन है उस चीज़ का? मैं तो ये कहूँगा कि जो लाभार्थी है वही दोषी है। कमज़ोर नेतृत्व की निशानी। अगर किसी प्रदेश का मैं शासक हूँ और अगर मेरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है तो या तो मुझे शासक रहने का अधिकार नहीं है या अपराधी उस प्रदेश में रह नहीं सकता। आपको नहीं लगता है कि जाट समुदाय को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये भाईचारा जो बिगड़ा उसमें कहीं ना कहीं जो 8 साल हो गए अब तो कुछ उनको भी आगे बढ़ के कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि ये भाईचारा फिर से क्यों नहीं बन पा रहा है? हर जाट को टोक लीजिए आप, वो पॉलिटिकली इतना सबसे चार्जेबल कम्युनिटी है ये। और इस बार क्या कर रहे थे जी, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दो, हिसार में जी चंद्रमोहन बिश्नोई को दे दो, अहिरवाल में भिवानी में जी राव दान सिंह को दे दो। कौन ऐसा बोल रहे थे? जाट। जो पॉलिटिकली मोस्ट चार्जेबल सोसाइटी है वो टिकट ही नहीं मांग रही थी इस बार। क्या आपने नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव है जाट समाज में? इस चुनाव में मुझे लगता है पिछले चुनाव के मुकाबले जब 10 भाजपा ने जीती थी, आज भाजपा 6 सीटों पे मुकाबला कर रही है। वो इसी वजह से कर रही है कि 2019 से लेकर 2024 तक बहुत कुछ बदल चुका है हरियाणा में। जो ताना बाना हमारा टूटा था, खराब हुआ था, उस ताने बाने में काफ़ी सुधार हुआ है। तो आप ये कह रहे हो कि 2016 की जो जहर की खेती थी, ये सारी कास्ट की राजनीति पे, उसकी जो फसल है वो 2019 में कट चुकी है जी। अब आपको नई फसल उगानी चाहिए थी जो नहीं उगा पाए। तो क्या आपको लगता है कि जाट नॉन जाट वाला जो फैक्टर है इस चुनाव में वो नहीं है? और माइल्ड है, उतना एग्रेसिवली नहीं है जितना 19 में था, उतना एग्रेसिवली नहीं है। इस बार संविधान के मुद्दे पे दलित समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक दिख रहा है कि बीजेपी के साथ नहीं है। इनकी 2-3 योजनाओं की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट की है, परिवार पहचान पत्र, हर घर में एक पीड़ित व्यक्ति आपको मिलेगा जिसने परिवार पहचान पत्र में एक मिस्टेक की वजह से उसने अटल सेवा केंद्र के दर्जनों चक्कर काटे होंगे। हर घर में आपको वो ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत आई होगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन पॉलिसीज थी जिनकी वजह से इनको फ़ायदा होना था, उनकी वजह से इनको बड़ा नुकसान हुआ। अब एक आदमी अपने काम धाम छोड़ के जब 10 बार चक्कर काट लेता है तो फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर हावी हो जाती है। और वैसे भी देखा जाए तो सरकारों से लोग 5 साल में ही परेशान होने शुरू हो जाते हैं, 10 साल में तो फिर और ज़्यादा परेशान होना शुरू। तो कई सारी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इकट्ठी हो गई है। एक दूसरा, जिस सेगमेंट को ये कहते हैं नॉन जाट, हालांकि ये शब्द ही मैं इससे मतलब एग्री नहीं करता। ये शब्द एक बहुत बड़े प्रोपेगेटेड तरीके से सोसाइटी में लादा गया है। आप कहते हो जाट नॉन जाट, कभी आपने सुना है नॉन ब्राह्मण, नॉन बनिया, नॉन पंजाबी? क्यों नहीं करते ऐसी बातें? ये सोच समझ के, मतलब आप यही चीज़ आप दूसरी कम्युनिटी के प्रति अगर जहर घोलने लग जाओगे तो फिर धीरे धीरे सोसाइटी टॉक्सिक होती जाएगी जी। अल्टीमेटली मुख्यमंत्री कोई बने, हमें रहना तो हरियाणा में ही है। और किस हरियाणा में रहना है? जिस हरियाणा के 13 जिले NCR का हिस्सा बन चुके हैं। अब अगले 10-15 साल बाद हरियाणा ढूंढने जाओगे आपको रोहतक में नहीं मिलेगा, वो आपको हिसार में मिलेगा हरियाणा, जहाँ पे डेवलपमेंट वो अपेक्षाकृत कम हो पाया है। अब ये आप फरीदाबाद चले जाओ, वो हरियाणा बच रहा है। सरकार ने 5 साल की लिमिट कर दी। पहले आप 15 साल हरियाणा में रहोगे तो हरियाणा के थे, अब आप 5 साल रहिए, आप बन जाओगे। मेरी गली में पश्चिम बंगाल से आए हुए आदमी हरियाणवी बन चुके हैं। इसी गली में बिहार से आए हुए लोग हरियाणवी बन चुके हैं, बुढ़ापा पेंशन भी ले रहे हैं। तो डेमोग्राफिकली कितना नुकसान हुआ हमने। अब दे दीजिए, देखो सबका अधिकार है, बिहार के आदमी का भी हरियाणा पे उतना अधिकार है। भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन फिर भी ये नियम तो आपको रखना चाहिए ना कि मूल हरियाणा तो बचा रहे हमारा, एक हरियाणवी कल्चर तो बचा रहे। 5 साल में थोड़ी हरियाणवी आदमी, थोड़ा 10-15 साल में तो फिर भी रीति नीति अपना लेगा वो। 5 साल की क्या शर्त इन्होंने करी? तो क्या वो वोटिंग के लिए भी करी? बहुत फैक्टर है। करनाल में मनोहर जी जीतेंगे इस वजह से, प्रवासियों की वजह से। अच्छा, सोनीपत में भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सोनीपत में बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रवासी मजदूर भारी संख्या में लाया गया, आया वो डेवलपमेंट की वजह से, और वो यहाँ का निवासी बनता चला गया। और PPPID डाटा अपने पास तो है नहीं, इनके पास है डाटा, वो सरकार के पास, तो वो उनको पता है कहाँ कौन कौन सा वोटर है। उसके पास मैसेज भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की शुभकामनाओं के।
अब मुझे पता नहीं वो दोनों का नाम जोड़ेंगे क्या उसमें, नायब सैनी जी का भी और पूर्व मुख्यमंत्री का भी। अच्छा, आप जब इस तरीके की बातें करते हैं तो मैं देखता हूँ कई कमेंट्स में और खासकर ट्विटर पे आपको मतलब कांग्रेस ही घोषित कर दिया गया है लोगों ने। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पे बात करेगा वही कांग्रेस से हो जाएगा। जब मैं कांग्रेस की सरकार थी तब मुझे सारे कहते थे कि ये है ना इनेलो का आदमी, क्योंकि मैं हुड्डा के खिलाफ खूब लिखता था। तब ये सोशल मीडिया नहीं था, तब अखबार थे। 20 साल के बच्चे भी नहीं होंगे ना जब हाँ, खूब लिखता था। जो आज कमेंट कर दे। हुड्डा साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे मेरे को। बहुत कम लोगों को पता होगा, आज तक मेरी और हुड्डा की व्यक्तिगत मुलाकात ही नहीं। अच्छा, वो मुझे जानते ही नहीं कौन है। फर्क तो तब पता चलेगा ना, ये खट्टर हटे और कांग्रेस आए और फिर मैं उनकी धज्जियां उड़ाऊं, तब ये बीजेपी वाले कहेंगे ये बड़ी आदमी है। देखो मेरा, अब मैं इस सरकार में बैठ के, जब 10 साल से आपकी बीजेपी की सरकार है, मैं हुड्डा को कोसूं, आईना दिखाऊं, क्या मतलब बनता है इसका? आज जिसकी सरकार है, आज जो मेरे प्रदेश को फायदा नुकसान पहुंचा सकता है, मैं उसकी तो तुलना करूंगा। हुड्डा की तुलना तो तब करूंगा ना जब हुड्डा हो। आप मेरी एक खबर ऐसी दिखाइए जो हुड्डा की तारीफ में मैंने लिखी हो कभी। अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को आईना दिखाऊंगा। एक पत्रकार का राइट है ये, एक पत्रकार का नेचुरल। आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है पत्रकार, सरकार की चाटुकारिता करना मेरा काम थोड़ी है। मैं कौन सा आयोग का मेंबर बनना है? यही काम मैं आज से 10 साल पहले कर रहा था। हुड्डा जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी मैं यही कर रहा था। वो जो सोशल मीडिया का माध्यम अलग था। सोशल मीडिया थी ही नहीं, तब अखबार थे। तब अखबारों में हुड्डा की लिखा करते कि इन्होंने पुराने रोहतक के चक्कर में पूरा हरियाणा बर्बाद कर दिया। अब खट्टर की बोल रहे हैं, बोलने का दौर है। और जो बाहर के हैं उनको पता नहीं कि हिसार वाला आदमी वो मतलब कितना ये तारीफ कर लेगा हुड्डा की। कितना करेगा। इवन अब आपने याद हो, सैलजा ने वहाँ पे नारा दिया कि हमारा पुराना हिसार बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आने वाले समय में अब राजनीति पुराने हिसार की भी चलेगी। सिरसा से लेकर भिवानी तक है पुराना हिसार, बहुत बड़ा इलाका है वो। ये भी है कि हिस्टोरिकली भी ये दो जो पोल रहे हैं मतलब हरियाणवी पॉलिटिक्स में, हिसार वर्सेस रोहतक, ये भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अब 100 साल पुरानी। चोई छोटूराम के टाइम की है। चोई छोटूराम के टाइम अखबारों में खबर छपा करती थी कि चोई छोटूराम तो पुराने रोहतक का ही विकास कर रहे हैं। ऐसी खबरें छपा के लोग उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे। अच्छा, ये उस समय कैथल का एक कोई आदमी चोई छोटूराम के पास किसी काम के लिए गया, अपने निजी काम के लिए। वो निजी काम किसी का करते नहीं थे। चोई छोटूराम जैसे व्यक्ति होना अपने आप में, हरियाणा में अगर आप इतिहास को खंगालने लग जाओ, चोई छोटूराम के अलावा है क्या हमारे पास किनारे को? चोई छोटूराम को प्रोफेसर शेर सिंह ने यह सलाह दी, उनकी किताब में लिखा हुआ है, यहीं रखी होगी किताब। तो उन्होंने कहा कि आप अखबार में ये पत्र लिख दो कि चोई छोटूराम का सारा ध्यान केवल रोहतक पे है, बाकी जिलों को भूल गए। ये प्रोफेसर शेर सिंह ने उनको सुझाव दिया। अच्छा, उन्होंने अगले दिन वो अखबार में खबर छप दी। छपते ही उस अखबारों में खबर छपना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने उनको बुलाया, चोई छोटूराम ने, क्या कर रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे हो आप? उन्हें काम हुआ ना वाला, लेकिन अगले ने बुलाया उनको। पुराना रोहतक हाँ, 2 कम्युनिटी राजनीति में हरियाणा में हमेशा प्रतिद्वंदी रही। असल में ये जाट नॉन जाट का भी चक्कर नहीं है, ये है जाट और ब्राह्मण का चक्कर। ये दोनों एक दूसरे की परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं। ये भी 100 साल से ही चल रही है। हाँ, ये जब से सृष्टि बनी है मुझे लगता है हरियाणा में तो तब से चल रही है। नहीं, ये पॉलिटिकल तो मेरे ख्याल से 100 साल पहले है। जब पंडित श्री राम शर्मा जी होते थे और चोई छोटूराम होते, तब भी यहाँ पे चोई छोटूराम के जुलूस में नारेबाजी हुई है रोहतक में। अच्छा, और उन्होंने फिर पिटा है। तब राजनीति चलती थी शहरियों और देहातियों की, तब कम्युनिटी बेस नहीं था, तब राजनीति थी शहरी की देहाती की। अब ये कम्युनिटी बेस्ड पे शिफ्ट हो गया। लेकिन हरियाणा के लोग बेसिकली एक दूसरे के सुख दुख में तो हमेशा ही शामिल रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अगर किसी कम्युनिटी के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जाट ना जाए, या जाट की हो जाती है तो उसमें दूसरा गोडा मोड़न ना आए। हमने सुख दुख तो सांझे सबके बांटे ही हैं। ये तो मतलब 2014 से पहले तो याद ही नहीं है। कभी इस तरह का भेदभाव तो हमने किया ही नहीं। गांव में अगर कोई सबसे कमजोर इकाई है, उसका कोई उत्पीड़न करके दिखाओ, आज भी करके दिखाओ। अगर कोई बेचारा कोई सबसे गरीब आदमी है, उसका कोई हक मार के दिखाओ गांव में, सबसे पहले गांव के लोग खड़े हो जाएंगे। ये ताकत है यार हमारे अंदर, हमारे सामाजिक सद्भाव हमारी ताकत है जी। दिक्कत ये है, हम अब हर आदमी, मैं कंवारी लिखता हूँ, मेरे गांव का नाम है, उसमें सरनेम ढूंढने की कोशिश,
वो क्या जरूरत क्या है? नहीं, आजकल तो खैर ये हो गया है कि हरियाणवी पॉलिटिक्स पे कोई बात करे तो सबसे पहले उसका सरनेम देखा जाता है। हाँ, अच्छा, अब उसमें फिट नहीं बैठता तो फिर और देखी जाती है एफिलिएशन। पर पहला जो क्राइटेरिया है वो यही है कि अच्छा, ये मैं एक देख रहा था, एक सर्वे, मतलब वो अपना एक ओपिनियन देता है कि भाई कौन से इसमें कितनी सीट आ रही है। तो बीजेपी को 9, शायद 9-1 दे रहे थे वो, 9 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को, और बोल रहे थे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में बुरा हाल है कि वो अक्टूबर में तो साफ हो जाएंगे। तो नीचे कमेंट आया कि कितने जाटों से बात करी है, ये बात, ये ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन एक और बिरादरी भी है जाट नॉन जाट के अलावा ना, ये ट्विटर वाली बिरादरी, ट्विटर बिरादरी, सोशल मीडिया वाली बिरादरी, 37वीं फेसबुक वाली बिरादरी, ये 37वें हैं। इनका तो किन्नरों से भी बुरा हाल है। मैं सोशल मीडिया पे काम जरूर करता हूँ, मेरी रोजी रोटी का भी माध्यम है ये, लेकिन मैं कमेंट को नहीं पढ़ा करता, क्योंकि अगर इस उसमें फंस जाएंगे आर्यन जी, तो फिर ये नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। ये अपना काम करो, अपनी बात करो, बाहर हो जाओ उस गेम से, वो उनके लिए छोड़ दो जो इस पे लगे हुए हैं। लेकिन आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे आप जर्नलिस्ट हों, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप शिक्षक हों, आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के नाम पे, वर्ग के नाम पे मत करिए किसी के साथ। एक टीचर अगर ये सोच लेगा कि मैं इस वर्ग के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, तो पूरा भारत का भविष्य अंधकार में। हम सबको एक नज़र से देखना सीखना पड़ेगा। आज सीख लो, 10 साल बाद सीख लो, सीखना तो पड़ेगा। और हमें सीखने की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाई हुई है। मेरे पिताजी जब हल बाते थे तो वो एक मुट्ठी जब बिजोटिया से दाने निकालते थे तो ऐसे करके कि हे दाता दी का, ध्यानी का, जी का, जिनावर का, खाती का, लोहार का, मनियार का, कुम्हार का, सबका दिए, जी का, जुनावर का। वो क्या था? इससे बड़ा सेक्रीफाइस है ज़िंदगी में कि यह अंदाता मैं बीज बोने जा रहा हूँ और इस बीज में तो गांव की हर बेटी का ये अधिकार है इस बीज पे। इस बीज से जो फसल उगेगी उसमें खाती का होगा, उसमें कुम्हार का होगा, उसमें मनियार का होगा, उसमें लोहार का होगा। पशु पक्षियों पंछियों का तक का अनाज मैं तेरे से मांग रहा हूँ, तू मुझे दे। और मैंने कई बार देखा है बाजरे में जब बहुत चिड़ियाँ आ जाती थी तो मेरे जैसे मैं उनका गोपियाँ मारने को मेरे पिताजी हाथ पकड़ लिया, बोला चुग लेने देना कि सारा दिन नहीं उड़ानी है, इन खान भी दे, थोड़ा उड़ा दे। दिन में 10 बार में एक, जैसे पूरा झुंड आया तो 10 बार में से एक बार उड़ा देता हूँ, लेकिन एक बार इनको चुगने नहीं दे। ऐसा किसान है, ऐसा समाज मिलेगा कहीं आपको? लेकिन अब वो, मतलब वो वाली बात नहीं रही अब। आप मेरा ताऊ उद्यमी लोहार गांव में शाम को जब लोग फाड़ी कटवाने जाया करते थे, वहाँ आप चाहे गांव के कितने बड़े किल्लाड़ा आदमी हो, अगर वहाँ पे आधा किल्लाड़ा फाड़ी लेके पहुंच गया पहले, तो फाड़ी तो पहले उसकी कुटा करती। और उद्यमी लोहार से बड़ा कोई आदमी नहीं उस टाइम। गाँव का सबसे गरीब आदमी वो गांव के 100 किला के जमींदार को कहता है फाड़ी पिछटा, इसका नंबर है अरियंत का, ये इन्हें तोड़ा बाना जाना है। ये ऐसा समाज है। कहाँ खट्टर साहब ने, कहाँ जाट नॉन जाट, शर्मा चाहिए इनको। अच्छा, पॉलिटिक्स पे वापस आते हैं। अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन में अगर आप देख रहे हो पूरी स्टेट में इनका जो कोलिशन है कि भाई हमारे अपर कास्ट हमारे साथ, 2019 वाली बात कर रहा हूँ मैं, अपर कास्ट भी साथ थे, ओबीसी भी साथ थे, ब्राह्मण भी साथ थे, बनिए भी साथ थे, वो अपर कास्ट में आ गए। और बहुत सारे जाट, जो जहाँ पे जाट कैंडिडेट नहीं भी था वहाँ पे भी, सोनीपत में तो बहुत जाटों ने भी बीजेपी को वोट डाला है, पढ़ा लिखा जाट। हाँ। उनको ये पढ़े लिखे जाट कहते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, तो जो बीजेपी को वोट ना दे वो अनपढ़ जाट, अच्छा, और जो बीजेपी को वोट दे वो पढ़ा लिखा जाट। तो ये वही बात आ गई देहाती वर्सेस जो हम बात कर रहे हाँ हैं। जी। तो अब पूरा आप देखते हो समीकरण 2019 और 2024 में कौन सी कास्ट में आपको डेंट लगता है कि कांग्रेस सक्सेसफुल हुई है, या अपने कुकर्मों की वजह से? मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस किसी चीज में सक्सेसफुल हुई है, ये तो अपने ही कुकर्मों की वजह से बीजेपी का नुकसान हो रहा है जो हो रहा है। तो ये कौन से वर्ग हैं जहाँ पे बीजेपी को जो यहाँ से 2019 में वोट मिला था पर इस बार नहीं मिल रहा है? देखो, कांग्रेस से हमें कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस का तो जो होना था, वो एक मनियार जा रहा था बस में बैठा हुआ, तो एक पुलिस वाला आ गया, उसने उसके ऊपर डंडा मारा उसकी चूड़ियों पे, बोला अरे के ले रहा है? बोला जी एक और मार दो, कुछ नहीं है। तो कांग्रेस का हाल तो उस मनियार जैसा हो रहा है। इसीलिए जनता कैंडिडेट बता रही है उनको, ये इसको दे दो, इसको दे दो। जनता चुनाव लड़ रही है ना। देखो, मोटा मोटा हिसाब लगाओगे 35% लोग वोट देते हैं बीजेपी को,
बाकी लोग वो तो बीजेपी के खिलाफ ही हैं। बस फर्क इतना था कि वो लोग अलग अलग डिवाइड होकर वोट देते थे, अब नहीं देते, अब इंडिया गठबंधन बन गया है। तभी तो पूरे देश में चुनाव की चर्चा है ना। अगर मान लो इंडिया गठबंधन नहीं ना होता तो क्या होता, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा होता। फिर तो 400 क्या 600 पार करा लो। राहुल गांधी जब ये कहता है कि ये 150 पे अटकेंगे तो उसके इस कॉन्फिडेंस में भी तो कुछ बात छिपी हुई है। अब आते हैं जातियों के डिवाइडेशन पे। 2019 का चुनाव मोदी जी ने जातियों के डिवाइडेशन की वजह से नहीं जीता। 2019 का चुनाव पुलवामा की वजह से जीता था। मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ। पुलवामा हरियाणा में एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि हरियाणा सीधा सीधा सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है। और कोई स्टेट हो ना हो, हम भारत की सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। हमारे हर तीसरे घर से एक बेटा सेना में है। उस समय देशभक्ति का बहुत ज़बरदस्त प्रबल माहौल था, और छोंक लगाते हैं ना, छोंक लगाने के लिए फिर जातियों का तालमेल भी था हरियाणा में। मुझे लगता है कि इसमें उसका फर्क था, लेकिन वो सिर्फ मार्जिन बढ़ाने वाली बात है। अब बढ़ा गया ना, फिर 6 लाख वोट से 6 लाख वोट हो रहा है, लेकिन जीतते हो तब भी अगर नहीं होता जिस सीट पे ये 6 लाख से जीते हैं, आज वो ये उस सीट पे एश्योर नहीं हो रहे कि हम लाख से भी जीत जाएंगे। हाँ, बस उतना ही फर्क है, वो पुलवामा वाला ही अगर इनका जातियों का तालमेल सही है तो फिर शैलजा की जीत की बात क्यों हो रही है, फिर दीपेंद्र हुड्डा की जीतने की बात क्यों हो रही है, फिर क्यों 6-7 सीटों पे मुकाबले में? फिर तो ये कहते सारे खुश हो। वो तो खैर आप मान रहे हो 6-7 सीटों पे, तो एक पे ही मान रहे हैं। ना ऐसा नहीं, रोहतक वाली पे ही मान रहे हैं। अगर ऐसा मान रहे हो तो अपने इतने लोकप्रिय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनका रोड शो रोहतक में क्यों करवाते? कितने ख्याति प्राप्त लोगों को लेके आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने सुना था कि मोदी जी करेंगे रोड शो। नहीं, उसका करवाया है, मोदी जी के पास समय नहीं होगा शायद। अच्छा, और नड्डा जी का रोड शो है। आज के दिन संविधान के मुद्दे पे आप चाहिए, जातियों में, दलित समाज में, एससी वोटर में अंडरकरंट है। अच्छा, वो बीजेपी को बहुत बड़ा चंक उनका टूट के आया, और सबसे ज्यादा भी राशन कार्ड भी उन्हीं के कटे, उन्हीं के PPP कटे। में। आप दीनबंधु सर छोटूराम के बारे में वो अच्छी बात कह के ना, एक वोट लेके दिखाओ। आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अच्छी बात कह के एक वोट लेके दिखाओ दलितों का। लेकिन नहीं, बीजेपी वाले पंडित नेहरू को रोज गालियां देते हैं और वोट भी नहीं को मिलता है। ये जो बड़ा वर्ग है जो दीनबंधु के नाम पे संगठित है, जो बाबा साहेब के नाम पे संगठित है, ये ही इस चुनाव को उठा रखा है इन्होंने। ओबीसी में भी BC A है, BC B है। राज बब्बर को टिकट इसलिए मिली क्योंकि वो पंजाबी सुनार है, एक टिकट देनी थी। उस वर्ग से आज तक टिकट ही नहीं दी किसी ने। तो आपने सुना कभी किसी सुनार ने हरियाणा में चुनाव लड़ा? पहली बार टिकट आई है। तो अभी जो आने वाला चुनाव है विधानसभा के, उसमें भी आपको ऐसे वर्गों में नाई को टिकट मिलते दिखाऊंगा मैं आपको। तो सुना है आपने कभी कोई हरियाणा में नाई चुनाव लड़ा हो? तो ओबीसी में भी एक ऐसा वर्ग है जो हाशिए पे है, जिसको अति पिछड़ा कहते हैं ये लोग। उस वोट बैंक का एक हिस्सा कांग्रेस को जा रहा है इस चुनाव में। लेकिन ये बीजेपी तो मान रही है कि ओबीसी पूरा एक समाज, क्योंकि इन्होंने सीएम भी बना दिया। मध्य प्रदेश में भी सीएम ओबीसी समाज से है, प्रधानमंत्री तो है। कुछ बना दो आप इनको। समाज के बहुसंख्यक वर्ग में भी एक वर्ग ऐसा होता है जो उसी बहुसंख्यक से पीड़ित होता है। 100% जाट क्या कांग्रेस को भी वोट दे रहा है? नहीं देगा। पढ़े लिखे जाट जो बीजेपी कहती है वो तो बीजेपी को वोट देंगे। तो सोसाइटी के ऐसा, मीडिया का एक वर्ग ये ऐसी धारणा बनाता है कि ये पूरे का पूरा वोट बैंक उनसे जुड़ चुका है। ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी में भी सोसाइटी हैं, उनमें भी वर्ग हैं, उनमें भी कुनबे हैं, उनमें भी इन्फ्लुएंसर हैं, उनमें भी हाशिए पे गए हुए लोग हैं। तो वो सब लोग मिलके वोट करते हैं और सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। मैं तो अभी राजस्थान में एक सर्वे पढ़ा था कि बहुत बड़ा प्रतिशत ने ये बूथ पे जाके तय किया कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। अच्छा, ऐसा सर्वे आया था, आपको मैं लिंक भेजूंगा। कि बहुत सारे वर्ग को तो ये वोट डालने जाते तक पता नहीं है किसको वोट देना है। हाँ, वो हवा में भी तो जिसकी हवा बनती है फिर उसको भी दे देता है वो। और शैलजा जी को कौन लोग वोट दे रहे हैं? हवा बन गई ना। चौधरी देवीलाल तो इस सेगमेंट को बहुत पहले समझ गए थे कि हवा बनाओ। वो चुनाव में एक ही बात कहते थे कि हवा बनाओ, हवा के ऊपर चुनाव जीत जाते थे। चौधरी बंसीलाल जी कहते थे काम करूंगा भाई, काम के आधार पे वोट मांगूंगा। आज अगर चौधरी बंसीलाल जी हो तो उनको तो फेल करके रख दे आप क्योंकि वो तो एक भी लच्छेदार बात नहीं करते, वो तो एक भी कम्युनिटी की बात नहीं करते थे। वो तो उनके तो ये चीजें, वो आज अगर चौधरी बंसीलाल जी हो तो क्या पता सोसाइटी उनको किस रूप में स्वीकार करेगी। आजकल तो झूठे मक्कार लोग राजनीति में हैं।
टिकट कौन लोग किन को मिलती है? जो सबसे मक्कार होगा उसको टिकट दे दो। टिकट सिलेक्शन पे भी मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि भाई अगर भाजपा का जो टिकट जैसे बटे हैं वो बहुत ही निराशाजनक, जो लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं वो खुद मान रहे हैं भाजपा के वोटर की बहुत खराब, जबकि कांग्रेस के वोटर जो हैं वो बहुत खुश हैं। पहली बार शायद आप परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो कृष्णपाल गुर्जर चुनाव नहीं जीत सकता, राव इंद्रजीत चुनाव नहीं जीत सकते, चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव नहीं जीत सकते। परफॉर्मेंस के आधार अगर कोई हो कि आपने काम क्या किया उसके आधार पर बताइए, तो ये चुनाव जीत ही नहीं सकते, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। कैंडिडेट का चयन अगर कांग्रेस की तारीफ करें तो कास्ट समीकरण ही तो बिठा के उन्होंने दिए हैं। परफॉर्मेंस उनकी कौन सा वो उन्होंने आसमान से उतार दिए कैंडिडेट, या बहुत अच्छे कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो इन्हीं के लोग 10 में से 6 लोग कांग्रेस के बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ ये भी है। 10 में से 6 कांग्रेसी हैं, तो टोटल 16 कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं। 10 तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं और 6 बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो 16 कांग्रेसियों में मुकाबला हो रहा है ये। अब टिकट का ये आधार है, चौधरी रणजीत सिंह जी को 20 मिनट पहले बीजेपी ज्वाइन की और कैप्टन अभिमन्यु जिसका 30 साल बीजेपी में हो गए उनको बाहर, ये आधार है टिकट का। सुनीता दुग्गल सांसद थी, कम से कम बीजेपी में थी, पहली बार बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी में ही रही, और वहाँ पे आपने 4-5 पार्टियां बदलते हुए अपना ले आए आप अशोक तंवर जी को, ये आधार है कोई टिकट देने का? मतलब तंवर साहब की भी देखो ये बात कि अब सबसे अरविंद साहब- आखिरी मतलब पार्टी उन्होंने भाजपा चुनी। सारी पार्टियों में घूम के आके मेरे ख्याल से इससे तो यही आंकलन है कि भाई भाजपा उनके लिए सबसे आखिरी मतलब था, सभी देख ली और फिर वो विकल्प ही नहीं बचा था ना भाई, कम लासी नहीं मांगने जाया करा दे। तो आखिरी में अगर फलाने का चला जाइए उड़ तो पाओ ये, तो ये फलाने की लासी थी ये बस, वो यहाँ भी नहीं जीते तो नहीं जीतेंगे। तो आपको अगर मतलब कास्ट की जैसे हम बात कर रहे थे कि जो 2019 में जिन्होंने वोट किया था और 2024 में, तो एक तो वर्ग वो था जो जाट समुदाय में था जिन्होंने भाजपा को वोट किया था, चाहे पुलवामा चाहे और चाहे पटाली बड़ा वर्ग था। बहुत बड़ा वर्ग था, खासकर जींद के जो थे। और उन्होंने एक फैक्टर ये भी था कि हुड्डा को पसंद नहीं करते थे, इसलिए भी वोट किया था। तो एक वो वर्ग हो गया जो इस बार वोट नहीं कर रहा है, एक वो हो गया जो स्प्लिट हो गया था, जेजेपी को गया, इनेलो को गया, वो नहीं जा रहा है ज़्यादातर जगह पे। एक जो और आपने बताया कि एससी समाज जो है वो भी संगठित नहीं है, लेकिन जो लार्जर है जिन्होंने जितना वोट किया था उतना इस बार ऐसे नहीं मिल समाज रहा है। का जो आदमी जिसने बाबा साहेब तो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है या सुना है, वो लोग बीजेपी के साथ नहीं। तो मतलब जो और बीएसपी का जो वोटर होता था पहले, बीएसपी इस चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन करेगी हरियाणा, और वो वोट मतलब शायद कुछ परसेंट मुझे शिफ्ट हो लगता है गया कि कांग्रेस। बीजेपी को गया था 2019 में, गया था, इस बार नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, और ओबीसी समाज में भी आप कह रहे हैं जो संगठित मान रही है भाजपा उतना नहीं है। उतना नहीं है जितना वो मान रही कुछ जातियां हैं, है। हाँ ओबीसी में कुछ जातियां हैं जो बीजेपी के साथ हैं, और कुछ जातियां हैं जो बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं। अब वो कौन सी हैं जो बीजेपी के साथ? बहुत आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। 72 जातियां हैं, 72-73 जातियां होंगी, सारा मेरे ख्याल से ओबीसी में, उसमें किस किस को आप आइडेंटिफाई? यहाँ पे बीसीए जो बोला जाता है, बीसीए, बीसीबी, बीसी एक कैटेगरी जिसमें 4K बोला जाता है, कई जातियां 4K की हैं, कई कंबोज, कश्यप, पता नहीं कि कितनी। ओबीसी अपने आप में रिसर्च का एक बड़ा विषय, इसलिए तो भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। ओबीसी वोट बैंक की ताकत बहुत बड़ी है, इसलिए तो सारे ओबीसी का वोट पाना चाहते हैं। लेकिन ओबीसी को हिस्सेदारी कितनी? फिर जब हिस्सेदारी देने की बात आएगी फिर जातियों में क्लैश होगा कि मुझे कितनी। यूँ कह के कब वोट मांगेंगे ये लोग कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे टिकट दो, मैं जीतूंगा चुनाव। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कास्ट ठीक है आप साधिए, लेकिन काम पहले जरूरी है। काम अगर जरूरी वो है। नहीं हुआ तो कास्ट कितनी साध अगर लो। गली में गंद पड़ा है और आप देश की स्वच्छता की बात कर रहे हो तो बेवकूफ़ी है। अगर आपके गांव में पीने का पानी नहीं है और आप कह रहे हो कि नागालैंड में बहुत पानी आ गया है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत पानी है, क्या फ़ायदा है यार? हमारे स्कूल बढ़िया होने चाहिए, हमारी जीवन स्तर में कोई सुधार होगा तो ही तो देश बदलेगा। ये जीवन स्तर में सुधार की बात तो कोई भी नहीं कर रहा है। बीजेपी, कांग्रेस का इतना लंबा शासन देख लिया, अब 10 साल से तो मोदी जी का भी देख लिया, बदला क्या? सोसाइटी कितना बदली है? बदली है तभी तो 300 आ रही है। वो तो मुबारक हो उनको, उनका नेता। हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर सोसाइटी को मोदी जी चाहिए तो मोदी जी मुबारक हो उनको, क्या प्रॉब्लम है इसमें?
अगर उनको मोदी जी पसंद नहीं आएंगे तो मोदी जी को हरा देंगे वो। अच्छा, हरियाणा में 10/10 था पिछली बार, इस बार आपके हिसाब से एक सीट बाय सीट ले लेते हैं, सबसे जो आसान सीट है भाजपा की उनसे शुरू करते हैं, वो कौन कौन सी है? करनाल है सबसे आसान। सबसे आसान सीट, तो कितने लगभग कितने लाख का मार्जिन आप? पिछली बार देश में जो टॉप 10 सीटें थी उसमें करनाल भी थी, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से टॉप 100 में भी नहीं आनी। 100 में भी नहीं आना? हाँ हाँ, और वो आप कह रहे हैं सबसे सेफ सीट? और सेफ है, जीत जाएंगे, मर पड़ के जीत जाएंगे। वहाँ पे जीत है बीजेपी की, कितने वोटों से होगी ये काउंटिंग के डे पे पता लगेगा, पर क्लियर जीत है। हाँ जीत जाएंगे। और दूसरी गुड़गांव, वो भी क्लियर? हाँ जी। तो आपके हिसाब से करनाल में ज्यादा मार्जिन रहेगा या बीजेपी का विन का, या मुझे लगा कहीं गुड़गांव कहीं पीछे ना छोड़ दे करनाल के इस बार। करनाल का ज्यादा रहेगा? हाँ। इंद्रजीत जी की क्लोज मार्जिन होगा इस बार? अच्छा चुनाव लड़ रहे राजू बब्बर जी। क्या फैक्टर्स हैं जो गुड़गांव में इंटरेस्टिंग बना रहे राव साहब आते जाते ठीक है। लहर के खिलाफ राव इंद्रजीत जी ने या उनके परिवार ने एक भी चुनाव नहीं जीत पाए कभी ऊपर। जब भी लहर के खिलाफ लड़े हैं हार गए। तो वो भी अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं। 2 ही मौसम वैज्ञानिक हैं पूरे हरियाणा में, एक है राव इंद्रजीत जी और दूसरे हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, और दोनों ही दोस्त हैं और बीजेपी में, और दोनों ही पहले कांग्रेस में थे। तो जीत जाएंगे चुनाव, दोनों कांग्रेस से हैं फिर। और जब कांग्रेस की सरकार आती दिखेगी तो दोनों कांग्रेस में आ जाएंगे। अच्छा चलो, ये 2 तो आपने बता दी। 3 सीट और जो आप कह रहे हैं कि भाजपा मतलब एज में है, तो वो कौन से? देखो मैं आपको सीधा सीधा मोटा मोटा फार्मूला बताता हूँ। 2 सीट मुझे लगता है कि बीजेपी आज के दिन विनिंग पोजीशन पे है, एक उनमें करनाल है, एक गुड़गांव है। ऐसे ही कांग्रेस भी 2 सीटें क्लियरली जीत रही है। उस पे बाद में बात करते हैं, पहले फंसी हुई वालों पे करते फंसी हुई में 6 सीटें जिन मुकाबले में हैं, जिनमें आपका अम्बाला है, हैं। जिनमें आपका कुरुक्षेत्र है, जिनमें आपका हिसार है और भिवानी महेंद्रगढ़ है। ये सीटें हैं मुकाबले वाली। फरीदाबाद की बताइए कुछ। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं वहाँ गया था, देखा चुनाव, लोगों से बात की। रोहतक में एक बात चलती है या पॉलिटिशियन में चलती है कि हुड्डा तो प्रॉपर्टी डीलर था। अगर ये बात फरीदाबाद पे लागू करे तो वहाँ हर आदमी ये जानता है कि कृष्णपाल गुर्जर एक प्रॉपर्टी डीलर है, और ऐसी वहाँ चर्चाएं हैं, सच है झूठ है पता नहीं कितना, पर उन्होंने बेशुमार संपत्तियां वहाँ पे खड़ी की हैं, बनाई हैं, खरीदी हैं। ये लोगों में नैरेटिव है। वो खुद कृष्णपाल जी भी कह चुके हैं कि कारोबार करना क्या बुरी बात है, कारोबार ही तो कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा रईस हो जाते हैं तो नेचुरल सा लोगों में आपके प्रति कटुता, आप द्वेष सा पैदा होने लगता है, और जब आप सत्ता में बैठ के संपत्तियां बनाते हो तो बातें छिपी नहीं रहती। कृष्णपाल गुर्जर जी का दूसरा बिहेवियर वहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी बीच चुनाव में भी आपने देखा, अपने जिला अध्यक्ष को कैसे अड़काया उन्होंने। सही मायनों में अगर कोई बीजेपी का आदमी किसी कैंडिडेट को हराना चाहता है तो वो सीट फरीदाबाद है। अच्छा। बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि इसको तो घेरो यार, इसने तो बहुत हद हो गया है इसकी। तो कृष्णपाल जी जीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोदी का करिश्मा होगा और कुछ नहीं। और शहरी वोट और प्रवासी वोट। फरीदाबाद में एक सीट ऐसी है जहाँ पे आज प्रवासी विधायक है। नीरज शर्मा जी यहाँ के नहीं है, बोलते कांग्रेस के जो हैं। हाँ, कांग्रेस के जो NIT से हैं, वो यहाँ के नहीं रहने वाले, पैदाइशी मतलब उनके जो दादा परदादा हैं वो हरियाणवी नहीं है, लेकिन उन्होंने हरियाणवी समाज को स्वीकारा है, और आज तो ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता हैं नीरज शर्मा जी। आपने देखा वो हुड्डा साहब कैसे उनको रेस्ट हाउस से निकाल के लाए। बिल्कुल। तो और दूसरा थोड़ा डेस्टिनी आप देखिए, महेंद्र प्रताप जी तो राम रट रहे थे बेटे बेटे, मेरे दोस्त हैं। उनका तो टिकट का मतलब वो सोचते भी नहीं थे कि मैंने जिंदगी में कोई और चुनाव लड़ना है। अच्छा। वो तो राजनीति से दूर थे, किस्मत ने लाके उनको टिकट दे दी। पर उनका भी मतलब लग रहा है कि एज जो है वो बीजेपी को है, क्योंकि एक तो प्रवासी वोटर उनके साथ है, एक जो गुज्जर वोट जो स्प्लिट होगा उसमें भी आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर जो है वो भाजपा के पक्ष में ही जाएगा। तो और एक शहरी वोट है, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से और मोदी फैक्टर की वजह से देखो आप फरीदाबाद सीट पे है ना, बहुत बड़ा वर्ग जाटों का भी है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए उस सीट पे, और वो बीजेपी खिलाफ जा रहा है। 15-16% है शायद। और बहुत बड़ा गुजर में से एक कहावत है वैसे, गुजर की गाय और अहीर की राय लौट के वापस घर आ जाती है। तो लेकिन जब कैंडिडेट ही दोनों तो घर कहाँ पे, घर तो बीजेपी है ना, तय करना है। एक समय में उनका घर कांग्रेस होता था, अब उनको तय करना है वो कौन से घर में घुसेंगी। और जब आप
दोनों समुदाय के कैंडिडेट बराबरी पे चुनाव लड़ रहे हों, तब मतदाता कंफ्यूज हो जाता है उस वर्ग का। जैसे हिसार में हो रहा है, बेचारों जाट हैं तो किसी एक को ही देनी है, तो वो दो जो प्रमुख प्रत्याशी हैं वहाँ पे दोनों गुर्जर समुदाय से हैं, तो उनमें से उनको तय करना है। महेंद्र प्रताप जी से अगर कृष्णपाल जी से नाराजगी है तो महेंद्र जी को वोट देंगे, जीतेगा तो गुर्जर ही। हाँ, लेकिन फिर मोदी फैक्टर भी आ जाता है ना। कई बार क्या है, कैंडिडेट की नाराजगी इतनी भारी होती है कि फिर मोदी फैक्टर मंदा पड़ जाता है वहाँ पे। 2019 की परिस्थितियों में तो जीत गए थे ना, 6 लाख वोट से जीते थे पिछली बार। तो 6 लाख से तो इतने वोटों से तो करनाल भी तो जीते थे, जो मुकाबले में आखिरी हुई सीट। लाखों के मार्जिन कब हजारों में बदल जाते हैं पता नहीं चलता राजनीति में। तो इसमें भी आप मान रहे हो कि मार्जिन हजारों में ही रहने वाला है? मुझे फरीदाबाद में 50,000 से 1 लाख के बीच में हार जीत रहेगी मैक्स। करिश्मा ही जिता सकता है उनको। अच्छा, हाँ, सिचुएशन नहीं है उनकी जीतने की, मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी और फैक्टर देखते हैं कि मोदी जी हैं, वही तो, या और फैक्टर लगाओ तभी तो मुकाबले में मान रहे, नहीं तो नुका देते सिरसा की तरह जीत रहे हैं वो। मुकाबले में है कृष्णपाल जी क्योंकि मोदी जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बस उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि, उनके अपने व्यक्तिगत काम तो हराने वाले ही हैं सारे। खैर शहर की जो वोट होती है वो मतलब उनको तो मतलब नहीं होता कैंडिडेट से। हाँ, फरीदाबाद के अंदर आप घूमोगे ना, बहुत ही खराब शहर है वो। इस हालत का कौन जिम्मेदार है? केंद्र मंत्री हैं वो। आप जिस शहर से आप सांसद चुने गए हो उस शहर की उन्नति पे भी तो ध्यान दिलाइए ना। खट्टर जी दूसरे थोड़ी थे, उनको बोल के करवा सकते थे डेवलपमेंट वो। और अब अगर गुड़गांव में पानी भरता है, अब हर बारिश में गुड़गांव में पानी भरता है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से राव इंद्रजीत जी वहां पे सांसद हैं, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती होगी यार, कुछ तो मतलब आप जिम्मेदारी लो। ऐसे ही थोड़ी यार जीत गए और मजे कर रहे हो, तो आपको अपने शहर की चीजों पे ध्यान देना पड़े। अब कृष्णपाल जी अक्सर अपनी जनसभाओं में कहते हैं कि 700 करोड़ तो स्किल यूनिवर्सिटी बना दी। अब आप उस स्किल यूनिवर्सिटी में जाके देखो, वो स्किल यूनिवर्सिटी चल रही है फरीदाबाद से, गुड़गांव के किराए के भवन में है। दुधौला में उन्होंने वो यूनिवर्सिटी बनाई है और उस यूनिवर्सिटी का हाल देखोगे पेट पकड़ के हंसोगे आप, वो ऐसी यूनिवर्सिटी बना रखी है उन्होंने। खारा पानी, जिस जगह पे वो यूनिवर्सिटी बनाई है वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता, इतना खारा पानी है, जमीन का पीने लायक ही नहीं है। आप पैरों पे गिर लोगे खुजली लग जाएगी। मैं गया हूँ, मैं देख के आया हूँ इस यूनिवर्सिटी को कि एक स्किल यूनिवर्सिटी बनी है, देखे तो कैसी है। खा गए पैसे लोग, डकार गए। स्टेडियम जो बनना था फरीदाबाद वाला वो भी नहीं बना है आज तक। बातें बहुत करी इन्होंने, काम नहीं करे, इसी वजह से तो कृष्णपाल जी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उनको अगर जीत जाएं तो उनको काम करने चाहिए। अच्छा, आप भिवानी पे आते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ में क्या सिचुएशन है? राव दान सिंह ही इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस की टिकट वहां से निकाल सकता था। राव दान सिंह इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हारी हुई सीट को मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। और मैं बिल्कुल राव दान सिंह जी को जीतता हुआ नहीं मान रहा था, लेकिन कल जो किरण चौधरी जी जाके वहां पे जो ड्रामेबाजी की हैं, जितना मैं किरण चौधरी जी की पॉलिटिक्स को समझता हूँ, मुझे लगता है कि राव दान सिंह वो चुनाव जीत रहा है। हमें जाटों का बहुत बड़ा वोट बैंक राव दान सिंह को वोट दे रहा है और अहीर की जो राय है वो लौट के अपने कैंडिडेट के पक्ष में आएगी। और अहीरवाल ने थोड़ा सा भी राव दान सिंह का साथ दे दिया, वो ये चुनाव निकालेगा, इतिहास बनेगा। वो 4 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, आ जाएंगे। अगर अहीर वोट थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ राव दान सिंह के 30%, हाँ, चुनाव जीत जाएंगे। राव दान सिंह सांसद बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका फैसला जाटों को नहीं करना है, इसका फैसला हीरो को ही करना है कि तो उनकी जाति का कैंडिडेट सांसद बनाना है या नहीं बनाना। तो ये बात जो बोली जाती है कि भाई तो शाम से और इधर से भी चौधरी धर्मवीर तो लीड लेंगे, 10-5 हज़ार की लीड है, इससे ज़्यादा की नहीं। इवन जो भिवानी धर्मवीर सिंह जी का बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड होता था, भिवानी में कड़ा मुकाबला है। शहर में कैसे मुकाबला हो सकता है? वहां तो बीजेपी का गढ़ है। क्यों मुकाबला क्यों नहीं हो सकता? चुनाव में किसी का भी किसी के साथ मुकाबला हो सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि राजपूत वोट बैंक उदासीन है बीजेपी के प्रति। जाट वोट बैंक बहुत बड़ा सेगमेंट चौधरी धर्मवीर जी के खिलाफ है। चौधरी धर्मवीर सिंह जी की यारी जो है भिवानी में वो बनियों के साथ है, राजपूतों के साथ है। बनिया तो फिर भी मुझे लग रहा है बीजेपी को वोट दे रहा है भिवानी में, लेकिन राजपूत तो सारे नहीं दे रहे वहाँ पे। एक तरफा नहीं, एक तरफा देते तो
अभी नगर निगम के चुनाव हुए जब, तो बीजेपी का मेयर का कैंडिडेट कैसे हार गया और राजपूतों का निर्दलीय कैंडिडेट जीत गया वहाँ पे। धर्मवीर सिंह तो सांसद तब भी थे वहाँ पे। मुकाबला है, भिवानी में मुकाबला है तो शाम में भी मुकाबला है। जीत जाएंगे धर्मवीर जी इन 2 हलकों से, पर यूँ नहीं है कि वहाँ से 60,000 की लीड ले रहे हैं ना। तो मतलब ये बात तो फिर रावदान सिंह पे ही है कि वो महेंद्रगढ़ वाले जो ये बात हीरो पे छोड़ दी है वहाँ के जाटों ने कि भाई तुम्हारा कैंडिडेट है, हम तो इसको वोट दे रहे हैं, तुम्हें देना हो दे देना, नहीं टारगेट देना। बहुत लोग कहते हैं। अच्छा, वहाँ जब रावदान सिंह को टिकट मिली और उनके जब कैंपेन चली, तो अहीरों के गांव में जब दान सिंह पहुंचे तो आसपास के जो जाटों के गांव हैं वो देखने आए कि अहीर कैसा रिस्पॉन्स देते हैं इनको। और जब वो चुनाव लड़ा उन्होंने, वो गए जाटों के गांव में, तो अहीर देखने आए कि जाट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा माहौल है वहाँ पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अहीर हैं वो जाट को जिताना चाह रहे हैं। अहीरवाल में अगर धर्मवीर जीता तो अहीरों के वोटों से ही तो जीतेगा, और जो जाट हैं वो अहीर कैंडिडेट को जिताना चाह रहे हैं। असली में सांप्रदायिक सद्भावना का जो चुनाव है कम्युनिटी का, वो भिवानी में ही लड़ा जा रहा है। ये तो भाईचारे की नई मिसाल क्रिएट कर रहे हैं कि अहीर तो कह रहे हैं जाट को जिता लेंगे हम, और जाट कह रहे हैं कि हम अहीर को जिता लेंगे। लेकिन फायदा भिवानी का है, भिवानी के। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इन कम्युनिटी से ज्यादा जो ओबीसी समाज है, जो एससी समाज है, वो ज्यादा डिसाइड करेगा इस चुनाव को? मैं फिर भी कहता हूँ कि हरियाणा इतना भी डिवाइडेड नहीं है कम्युनिटी का, हम ये जा रहा है वो जा रहा है, इतना नहीं है। लहर सी बनती है, वो उसी में डिसाइड हो जाते हैं चुनाव कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। खैर ये तो कई जगह है, मतलब सिर्फ हरियाणा में नहीं, बहुत जगह है। लहर सी बन गई उनकी। जो चौधरी धर्मवीर सिंह ये कहते थे कि भाई मुझे वोट नहीं चाहिए, मोदी को चाहिए है, वो इस बार नु कहो है कि मैं अगर जीत गया तो मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा यहाँ पे। सबको पता है ना, तो दान सिंह इंडस्ट्री लगा सकता वहाँ पे, ना धर्मवीर लगा सकता। और धर्मवीर जी को लगानी होती तो 10 साल थे ही ना, किसने रोका था इंडस्ट्री लगाने से? स्टेट में भी सरकार। जो आदमी मोदी के नाम पे वोट मांगता था वो अब विकास करने के नाम पे वोट मांग रहा है। इट मीन्स वो संकट में है, उसका चुनाव संकट में है। पहली बार तो मुकाबले का कैंडिडेट मिला है उनको। श्रुति तो आज टिकट दे देते, श्रुति तो पहले दिन से मुकाबले से बाहर थी। आप एक हारी हुई सीट को मुकाबले में आ गए हो, ये क्या कम अचीवमेंट है वहाँ पे? आप बारड़ा में, आप दादरी में, अब देखना कितनी अच्छी लीड लेगा रावदान सिंह। मुकाबला है वहाँ पे, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। चलिए आपके घर की वाली सीट पे आ जाते हैं, हिसार लोकसभा। जो 2 कैंडिडेट हैं मुकाबले से बाहर हैं, वहाँ ये शर्तें लग रही कि ये दोनों 50,000 वोट लेंगे या नहीं। 50,000 वोट भी काफी महत्वपूर्ण अगर है। ले लेंगे तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है हाँ, कि ये दोनों मिलके 50,000 वोट ले लें। तो वो भी एंटी इनकम्बेंसी वाली ही वोट है, मतलब वो लोग हैं जो लाभार्थी हैं। अच्छा, देखो इनेलो को जो वोट बैंक मिलेगा वो मिलेगा जो इन परिस्थितियों में बेचारा इनेलो के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो लाभार्थी नहीं है। लेकिन जननायक जनता पार्टी को जितने भी वोट मिलेंगे, जो 4.5 साल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रहे हैं, उसमें उन्होंने कई लोगों के काम भी तो आए होंगे ना। वो किसी का कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया लड़का, किसी को ठेकेदारी दिला दी, किसी को शराब के ठेके में हिस्सा हो गया, छोटे छोटे जो काम होते हैं, तो वो कुछ मिला के वोट कुछ तो मिलेगा ही उनको। तो वो वोट, और सांसद रहा है अगला, वहाँ पे घर है उसका वहाँ पे। तो ये जो मिला के जो देवरानी जेठानी है, ये 50,000 के अंदर सिमट जाएंगी, ऐसे वहाँ पे लोग कह रहे हैं। तो मुकाबला है चौधरी रणजीत सिंह में और जेपी में। सीधा सीधा क्लियरली अगर आप हिसार के चुनाव को समझना चाहो तो हिसार का चुनाव शहरी और देहाती के चुनाव है इस बार। वहाँ पे शहरी वोट बैंक बीजेपी के साथ, देहाती वोट बैंक जेपी के साथ। लेकिन आदमपुर का देहात बीजेपी के साथ। हाँ, आदमपुर का देहात बीजेपी का नहीं, जेपी के साथ। आदमपुर का देहात, आदमपुर का बिश्नोई वोट बैंक, और आदमपुर एक कस्बा है बहुत बड़ा, और बाड़समंद जैसे बड़े गांव भी उसमें। ये लोग किसको वोट देंगे इसके ऊपर ज्यादातर जीत आप डिसाइड करें। तो क्या ये क्लियर नहीं है अभी तक कि बिश्नोई समाज? आदमपुर लोग तो कहते हैं कि वहाँ पे बीजेपी जीतती है, पर मुझे मतलब आदमपुर पे इस बार पता नहीं क्यों संदेशा हो रहा है, संदेह हो रहा है कि कोई जीतेगा तो वहाँ पे 5-10 हजार वोटों से ही हार जीत होगी आदमपुर। हाँ, क्योंकि 15,000 में टफ है मुकाबला, 50-40 हजार की हार जीत वाला। 2014 जैसा है कुछ? नहीं, 14 जैसा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे दोनों जाट कैंडिडेट में से एक को वोट देना है, 14 जैसा कैसे हो सकता है? वो चुनाव ही अलग था। वैसा तो मैंने अपना जन्म से लेकर आज तक कोई चुनाव ही नहीं देखा जिसमें दुष्यंत चौटाला। मैं तो हैरान हूँ कि एक आदमी को इतना प्यार वहाँ के लोगों ने दिया,
और वो आदमी आज उनकी कितनी बड़ी नफरत और हिकारत का कारण बन गया है, दुष्यंत चौटाला, जिसको जिताने के लिए वहां का बच्चा बच्चा लगा हुआ था, आज उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रही हो। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मैंने 20 साल में जितनी नफरतों का हिस्सेदार दुष्यंत चौटाला को बनते हुए देखा है, ऐसा मेरे पास तो और कोई एग्जाम्पल नहीं। इतनी नफरत है लोगों में उनके प्रति। हो जाएगा 5 साल में सब भूल जाएंगे। कहते अगर हैं। आपको याद हो 2005 में हम जिस तो यार तरीके से नेलो हारी पानी थी। की 2 मिनट है ना, मेरा पानी का नाका आपने 2 मिनट काट लिया ना 20 साल पहले, मैं तो वो भी नहीं भूलता। और आप कह रहे हो कि ये मतलब इस तरह की इकारत को लोग भूल जाएं। 2005 में नेलो की कितनी सीट आई थी और कांग्रेस की कितनी आई थी? 60 से ऊपर थी ना। उस समय का समाज कैसा था ये देखो आप। इनका कोर वोट बैंक कौन है? वो आदमी अपने आप को दोषी मान रहा है जो 4.5 साल मनोहर लाल जी को इनकी वजह से जेल गया। भाई उन्होंने तो मनोहर लाल खट्टर जी को बाहर करने के लिए वोट दिया था, दुष्यंत को, उनके साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए नहीं दिया। वो राजनीतिक ठगी है। वो आपसे मैं 100 रुपये उधार मांग ले जाऊं, दूं ना, कोई बात नहीं। आपकी मैं जेब काट के 10 रुपये ले जाऊं, वो गलत है। ये जेब कतरी ठगी है। मैं आपकी कोई संपत्ति दबा लूं आपकी जानकारी में कि मैंने प्लाट दे दो, इसमें मैं वो करना चाह रहा हूँ, मैं उसको उसका नाम थोड़ी करा लूंगा यार, उसको अपना बर्थ को। तो इन्होंने तो ठगी करी है। अब इनकी नफरत क्यों है लोगों में? अब जाके तो देखो कितनी नफरत करते हैं लोग इनसे। कैसे भूल जाएगा कोई? इमरजेंसी का जो हुआ था कितने साल में भूल गए लोग। इमरजेंसी का क्या तो क्या उत्पीड़न नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए, इमरजेंसी का जो दोषी था, जिसको लोग मानते थे, चौधरी बंसीलाल तो थे, उसी भिवानी से आ रहे और फिर जीत गए। लेकिन लोगों में उनके प्रति नफरत नहीं थी। अब भाव को समझने की कोशिश करो अनिल जी। इंदिरा के प्रति तो नफरत हो गई थी। इंदिरा के प्रति नफरत थी, लेकिन जैसे उसको जेल में डाला वो नफरत बदल गई। क्या पता बीजेपी वाले डाल दे जेल। कह तो रहे हैं दुष्यंत को जांच कराएंगे, क्योंकि वो अभी जेल में डाल दिया तो अक्टूबर में काम आ सकते हैं। जिस हिसाब का चुनाव ये हो रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि अगर वो कहते जेल में तो ये दुष्यंत को छोड़ना है लोग उठा के कि लो तुम इसको रखो। तो अब ये एज किसको दोगे हिसार में? बट टफ मुकाबला है जी। लेकिन 19-21 की अगर आप बात करो तो मुझे लगता है 21 रन जीत। वहां पे भिवानी में आपने बताया आगे पीछे का मुकाबला बस इतना है, नु करके नु हाथ ला दिया। 19-21 में वहां पे भी भिवानी में भी हो गया पैसे। वहाँ 21 में कांग्रेस, 21 कांग्रेस। अच्छा अब आते हैं कुरुक्षेत्र पे, वहां क्या चल रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं। अब जो कॉमन सेंस कहती है वो ये है कि भाई जो अभय चौटाला को जो वोट मिल रही है वो तो एंटी इनकम्बेंसी वाली वोट है, वो जानी चाहिए थी सुशील गुप्ता को, इंडी अलायंस को, लेकिन वो जा नहीं रही। अब वो जितनी वोट काटेगा उतने से ही वो जिंदल साहब जीत जाएंगे। सीधा सीधा बताता हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पे। मेरा जो अनुमान है, पता नहीं अनुमान कितने सही निकलते हैं, कई बार नहीं निकलते। अभय चौटाला जी 1 से लेके 1.25 लाख तक वोट हासिल करेंगे बस, और वो सुशील गुप्ता की हार का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। मैं ज़्यादा जोड़ भाग वहाँ पे लगा ही नहीं रहा। 1 से 1.25 लाख वोट जैसे ही अभय को आए, साहब समझ लेना सुशील गुप्ता चुनाव इतने ही वोटों से हार गए। अच्छा। तमाम आरोपों के बावजूद, तमाम कमियों के बावजूद, खामियों के बावजूद, नवीन जिंदल आज भी जनता में जो पहले 10 साल में जो उन्होंने पार्क बनाए, हर गांव में जो कैंप लगाए, दवाइयाँ दी, बेटी का कार्ड पे जो कन्यादान घर पहुँचाया, वो आज भी बड़ा फैक्टर है। वो लोग वोट दे रहे हैं, खासकर जाट समाज उनको बहुत ज़्यादा वोट पसंद कर रहे हैं, नवीन जिंदल को। अच्छा। हाँ, सिर्फ कुछ जो किसान संगठन है वो विरोध कर रहे हैं, वो वोट दे जाएंगे अभय चौटाला को। यही तो बीजेपी चाहती है। अच्छा ये बताइए कि नवीन जिंदल और अभय चौटाला क्या मित्र हैं? काफी गहरे मित्र सुना है मैंने तो। काफी गहरे मित्र है, तो इससे तो अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, उसमें तब कह रहे हैं लोग कि ये अभय चौटाला जी को खड़ा ही उन्होंने किया है। अगर ये फैक्टर ना होता तो अभय चौटाला मुकाबले में होता है। अगर ये परसेप्शन, ये नैरेटिव लोगों में नहीं होता तो अभय चौटाला यार किसान आंदोलन में इस्तीफा देने वाला व्यक्ति, तो जाट वोट भी उसके साथ एक साथ लामबंद नहीं हो रहा। ना, नहीं इसी कारण, इसलिए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु गुरनाम सिंह चढ़ूनी से हाथ मिलाना पड़ा। अब ये देखिए ना, गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो उसकी पहचान क्या है? चौटाला परिवार को गालियाँ देने की पहचान तो है ही उनकी, किसान के नेता के अलावा। उनसे हाथ मिलाना पड़ा उनको, लेकिन वो खड़े हैं आज से 1.25 लाख वोटों पे, इतने ही आएंगे, अब देख लियो।
और वही उतने ही वोटों से सुशील गुप्ता चुनाव हारेगा। तो वहाँ पे भी आप कह सकते हो बीजेपी जीत भी जाएगी। अच्छा, अंबाला में क्या लग रहा है? अंबाला में वरुण मुलाना अच्छा चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के 5 विधायक हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया है, फाइट रहेगी। लेकिन वहाँ का जो पंजाबी सबसे ज़्यादा समुदाय है, वहाँ पे वोट बैंक का सबसे ज़्यादा पंजाबी है अंबाला, और जट सिख और जाटों को मिलाएं तो इनकी भी अच्छी तादाद है, लेकिन ये सारी कांग्रेस में नहीं जा रही वहाँ पे। वहाँ शहरी वोटों का मिजाज और सारी चीज़ें देखते मुझे लग रहा है लास्ट में ये बंतो जीत जाएगी। 3 सीट जो बची वहाँ पे आते हैं, सोनीपत की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सोनीपत में पहले जब कैंडिडेट अनाउंसमेंट किया कांग्रेस ने तो बहुत उत्साह था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि चुनाव का जो है वो फीका पड़ गया है। ऐसा कुछ है कोई क्या? फीका नहीं पड़ रहा, कल सोनीपत से आया हूँ। अच्छा, अब सबसे मज़ेदार चुनाव हो रहा है सोनीपत में, बहुत बड़े खुल के बात करते हैं। सोनीपत की सबसे अच्छी बात ये लगी, वहाँ आप कहीं रुक जाओ चुनाव पे बढ़िया बात करते हैं सारे ही मजे लेके। ये हारी हुई सीट थी कांग्रेस की, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी, शैलजा और रावदान सिंह 3 कैंडिडेट हैं पब्लिक के सुझाए हुए, और तीनों ही कैंडिडेट या तो जीतने की पोजीशन पे हैं या जीत रहे हैं। तो सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट देना कांग्रेस का बहुत समझदारी भरा फैसला था। मुझे लग रहा है सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव जीत रहे हैं। अब वो उसी का कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2019 में जिन्होंने वोट डाला था तो उनमें से कौन नहीं डाल रहा है इस बार बीजेपी को? उसमें तो लाखों वोटों से आ रहे थे, 1,86,000 वोटों से आ रहे थे। उसमें से जो ब्राह्मण समुदाय है, खासकर जींद क्षेत्र का, वो इस बार कांग्रेस को वोट दे रहा है। कितना हुआ? मतलब अगर आप कहो कि 80-50 तो मिलेगा ही ना। जो बिल्कुल नहीं मिला था वो मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा था वो मिल रहा है आपको। दूसरा, सतपाल ब्रह्मचारी जी केवल ब्राह्मण आप उसको कैंडिडेट के रूप में मत देखिए, जाटों का बहुत बड़ा वोट बैंक उनको मिल रहा है, जिन्होंने हुड्डा को वोट नहीं दिया। दूसरा, उनके आश्रम है, डेरे हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो बब्बा वाले फिक्स वोट हैं कई तो गाँव में। अच्छा, डेरों के नाम के जो वोट हैं वो अच्छी पोजीशन पे हैं चुनाव में, वो सीट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जो शहरी वोट है, प्रवासी वोट है, सोनीपत है, जींद है, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे जो बीजेपी की लीड होगी वो इन जो ग्रामीण क्षेत्रों से आएंगे वो नहीं कटेगी? तो सोनीपत में विधायक कौन है? कांग्रेस का ही तो है। अगर शहरी वोट ही जीत का आधार हो तो फिर तो ये जीते नहीं ना दें किसी को। स्टेट वाली गवर्नमेंट की बात अलग। हाँ, वहाँ तो एंटी इनकम तो वो मेहनत कर रहे हैं, उस समय विधायक थे, मेयर भी वो है, मेयर भी कांग्रेस का है, निखिल मदान। सोनीपत से अभी कविता जैन आ रहे हैं बुरी तरीके से, 60,000 शायद, बुरी तरीके से आ रहे, तो फेवरेबल हैं। सिर्फ हुड्डा साहब इस चुनाव इसलिए आ रहे, पिछला चुनाव अगर आपने देखा हो, बाबू बेटों की ताकत बट गई इनकी। वो मजाक में हुड्डा साहब नहीं कहा कही थी कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो दीपेंद्र भी नहीं आ रहा। ये सच है ये बात। इस बार सुधार ली इन्होंने गलती, बस सारे हाथ पांव मारने जरूरी नहीं है। वैसे भी हुड्डा परिवार के बारे में कहा जाता है कि ये बाहर जाके चुनाव लड़ने की इनमें हिम्मत ही नहीं है। एक ही बार तो हिम्मत दिखाई जीवन उसमें हार गया, दोबारा हिम्मत ही नहीं हो गई। सोनीपत में एज में है कांग्रेस, और वो जींद डिसाइड करेगा। जींद के 3 हल्के डिसाइड करेंगे। 2 सीटों पे आते हैं जिसपे कांग्रेस की सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं, एक सिरसा है और एक है रोहतक। रोहतक में इस बार ये लग रहा है लोगों को, और बीजेपी वाले भी मान रहे हैं कि जो 9-1 की बात करते हैं उसमें रोहतक को काउंट करते हैं। लेकिन आपकी भी मैं तो दोनों की बात कर लूं, सच बताऊं। हाँ। साथ में ही दोनों एक बार कुछ लगा लो, कोई जोड़ गणित कास्ट में कुछ फैक्टर लगा लो, ये दोनों सीटें कांग्रेस जीत चुकी है आपके साथ। ये दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। और मार्जिन कहाँ पे, कंफर्टेबल कहाँ पे ज्यादा? मुझे लगता है कि रोहतक से ज्यादा मार्जिन सिरसा में रहेगा। सिरसा में रहेगा, हाँ। अब जो रोहतक में जो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा का खेमा है, वो जोर इस बात पे लगा रहा है कि मार्जिन हमारा सिरसा से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ हार जीत की लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, यहाँ मार्जिन की लड़ाई है इनकी। अच्छा, आपस में कंपटीशन। हाँ, कि सिरसा से कम नहीं रहना चाहिए अपना। सीट तो ये जीतेंगे 100%, सीट जीत रहे हैं। 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी जीत रही हैं। बाकी सारी सीटें मुकाबले में है। मतदाता क्या सोचे बैठा है, सर्वे करने वाले कितने लोगों से बात, अब मैं भी मान लो अम्बाड़ा गया, मैं 150 लोगों से बात कर पाया, कितना छोटा सेगमेंट है। अलग अलग हलकों के क्या क्या इश्यूज हैं, कौन सा नेता किस तरीके से वोट का भुगतान करता है, उस दिन मतदाता बूथ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा, बूथ पे जाने वाला मतदाता सरकार का समर्थित होगा या सरकार के खिलाफ होगा। लेकिन 4 सीटों को छोड़ के बाकी 6 सीटों पे अच्छे मुकाबले हैं, और एज तो रात रात में खत्म हो जाए, एक सीडी आ जाए किसी की, एक क्लिप खत्म।
और आजकल बनती भी होते हैं सीढ़ियाँ। जाके खट्टर साहब एक रैली में ये कहें कि एक पटवारी रिश्वत मांगने गया चौधरी भजन लाल से, वो बताया कि पटवारी ने पैसे लिए, वो देख लो अब क्या हाल हो गया, कितना बड़ा पंगा खड़ा हो गया। चाहे उन्होंने उन पे सुनाई हो ना सुनाई हो, नाम तो नहीं लिया था उन्होंने चौधरी भजन लाल का, अगले दिन ले लिया था। हाँ, लेकिन अब हो गया ना बड़ा इशू क्रिएट। तो एक बात पता नहीं किसके मुंह से क्या निकल जाए, वो इशू बन जाते हैं चुनाव में। वैसे आपने कहा देखो कि हिसार में बीजेपी को एज है और कुरुक्षेत्र में भी बीजेपी को एज है, अम्बाला में भी है, तो आपने बेसिकली 5 सीट तो बीजेपी को दे दी। तो बची कांग्रेस को दे दो ना बची हुई दे नहीं रहे। सामाजिक न्याय का सिद्धांत है हरियाणा का। ये तो आप 5-5 कर बांट के देते हैं। तो कोई एक ज्यादा ले जाएगा। कई बार क्या होता है, छोटे को पहला अधिकार होता है। छोटा घर में जब होता है बंटवारा होता है ना, तो छोटे को कहते हैं कि तू पहले मांग, कौन सा प्लाट ले होगा। और फित्ते थोड़ी घेर रखे हैं, 100 गज फालतू भी आ जाता है किसी के। तो कोई हो सकता है कि कोई इनमें से 6 जीत जाए, कोई हो सकता है इनमें से 4 जीत जाए, लेकिन रहना यही है, इसके आसपास ही रहना है। मतलब आपकी गट फील क्या कहती है, कितना रहेगा? 7-3, 8-2, 6-4? 7-3 तो कतई नहीं रहना, 7-3 नहीं होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6-4। और 4 कौन से होंगे ये जो कांग्रेस के सबसे ज्यादा चांस? कांग्रेस की 6 भी तो हो सकती हैं। अच्छा, आप कांग्रेस की 6 कह रहे हो सकती हैं। अच्छा, मुकाबले वाली सीटों में जहाँ 50-40 हज़ार के मुकाबले क्या अंदाजा लगा हुआ, क्योंकि अब मोदी जी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है हरियाणा में। मुझे लगता है कि बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप मोदी फैक्टर को। कम से कम अपर कास्ट में और ओबीसी में इनका। वो एक चुटकुला सुनाता हूँ फिर कंक्लूड करते हैं आपका। एक है ना, गांव में पहलवान आ रहा है बहुत तगड़ा, उसने ऐलान कर दिया कि पूरे गांव की छुट्टी, मेरे साथ कुश्ती लड़ो, बीजेपी जैसा तगड़ा पहलवान। तो अब इतने बड़े पहलवान से कौन लड़ेगा, लड़ने का मतलब हाड़ तुड़वाने हैं। तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए बनिया के पास गए, बहुत पतला दुबला सा बनिया। बोले जी उनने ऐलान कर दिया कुश्ती लड़ो, गांव में कौन लड़ेगा उसके। बोला जा बोल दे मैं लड़ूंगा। तो सबने कह दिया अभी मांगीलाल बानिया लड़ेगा, सुनाओ। तो मांगीलाल बानिया जब लंगोट बांध के आया तो सारे हंसे, वो मकोड़ी है आदमी, वो पहलवान आदमी। तो जब पहलवान ने उसके गुद्दी में हाथ गालिया बानिया के और यहाँ लेके आया, तो उन्होंने बोला कुश्ती जीतने के तो मिलेंगे 5,000, जा हार गया तो मैं तेने 2 लाख दूंगा। पहलवान को बात समझ में आ गई, भाई कुश्तियाँ तो सारी उम्र जीतनी है, हार ही जाऊँ। वो ऐसा दाव सा लगा, बढ़िया जीत गया। तो अगले दिन वो गया, लाला अपना हिसाब किताब कर रहा है। बोला लाला जी पैसे निकाल। तो उन्हें देख के मुंह फेर लिया। बोला लाला मुंह क्यों फेरा है, वो बात हुई थी वो पैसे दे। बोला भाई वो थी कुश्ती, तू अपने दांव लगा रहा था और मैंने अपना लगा दिया। तो ये चुनाव है जी, इसमें पता नहीं कब किसकी धोबी पे छड़ लग जाए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से बात किया। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो आपके चैनल का भी प्रशंसक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम आप चलते हैं और मुझे खुशी होती है कि हरियाणा के भाई, रोहतक के भाई इतना अच्छा काम करते हैं। मैं तो रोहतक में ही प्रवासी हूँ, मैं तो हिसार का हूँ, लेकिन बहुत आप रोहतक के हो गए, बहुत अच्छा काम। लेकिन हम अभी दिल्ली के हुए नहीं है। बहुत अच्छा काम है आपके चैनल का और मुझे बड़ा पसंद है। धन्यवाद भाई, नमस्कार।